अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है 1.4 इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल्स, यानी मेजबान खलियों में आरडीएनए की मुंतकली। तो मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए हम आरडीएनए को मेजबान खलियों में मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा तरीके हमारे सिलेबस में दिया गया है। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है ट्रांसफेक्शन, तीसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन, चौथा है माइक्रो इंजेक्शन और पांचवा है बायोलिस्टिक्स। चलिए एक के बाद एक हम इनका मुताला करते हैं। सबसे पहला है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक बैक्टीरियाई खलीए को लेते हैं जो मेजबान खलीए के तौर पर काम करता है। ये बैक्टीरिया का जीनी मादा है और इस बैक्टीरिया को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, कॉम्पिटेंट से मुराद है माहौल में मौजूद, इसके अतराफ मौजूद डीएनए को अंदर लेने के काबिल बनाने के लिए हम यहां पर इसके अतराफ, इस बैक्टीरिया को एक पेट्री डिश में लिया जाता है और इसके अतराफ कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड को डाला जाता है। इस तरह से इस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड की मौजूदगी की वजह से ये बैक्टीरिया कॉम्पिटेंट हो जाता है, यानी इसके अतराफ मौजूद कोई भी डीएनए का अगर टुकड़ा है तो उसको लेने के लिए काबिल बन जाता है। वैसे बैक्टीरिया को हम कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया कहते हैं। अब इस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड के साथ साथ हम आरडीएनए को भी यहां पर डाल देते हैं। बाज़ औक़ात में एक आरडीएनए की सालिमा काफी है, बाज़ औक़ात में एक से जायद आरडीएनए मॉलिक्यूल्स हम यहां पर डालते हैं और नतीजे में ये कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया एक या फिर एक से जायद हमारे डाले गए आरडीएनए को अपने अंदर ये ले लेता है। लेने के बाद अगर आप बैक्टीरिया को देखेंगे तो ये इसका जीनी मादा है और ये हमारा आरडीएनए है। अब इस बैक्टीरिया को हम ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल कह सकते हैं, यानी तब्दील शुदा मेजबान खलिया या फिर रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आरडीएनए मौजूद है। इसी तरह इस तरीके के जरिए, ट्रांसफॉर्मेशन तरीके के जरिए हम सिर्फ इकोलाई नहीं बल्कि यीस्ट खलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेजबान खलिए के तौर पर, या फिर हम मैमेलियन सेल्स को भी मेजबान खलिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ, वो है ट्रांसफेक्शन। चलिए ट्रांसफेक्शन में हम बाज़ औक़ात में DEAE डेक्स्ट्रान का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम लाइपोसोम कैटायोनिक लाइपोसोम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम देखते हैं कैटायोनिक लाइपोसोम के तरीके के जरिए हम ट्रांसफेक्शन को कैसे अंजाम देते हैं। ये कैटायोनिक लाइपोसोम दो परतों वाला एक शय होता है, चर्बी से बना हुआ। इसके बैरूनी सतह पर कैटायंस मौजूद होते हैं, कैटायोनिक रवा मौजूद होते हैं और अंदर हमारा आरडीएनए इस तरह से मौजूद होता है। ठीक है, ये हमारा आरडीएनए है और ये जो है ये कैटायोनिक लाइपोसोम है। अब इस कैटायोनिक लाइपोसोम को लेकर हमारा जो मेजबान खलिया है इकोलाई, इस इकोलाई मेजबान खलिए को हम एक पेट्री प्लेट में लेते हैं। ये इसका जीनी मादा है और इस पेट्री प्लेट में लिए गए इकोलाई पर ये कैटायोनिक लाइपोसोम को हम इस तरह से डाल देते हैं। क्योंकि ये कैटायोनिक लाइपोसोम चर्बी से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है, ये इकोलाई खलिए की कॉम्पिटेंसी को बढ़ाता है और नतीजे में हमारे आरडीएनए को इस इकोलाई मेजबान खलिए में मुंतकिल कर देता है। अब इसके बाद अगर आप इकोलाई बैक्टीरिया को देखेंगे तो ये पहले से ही मौजूद इसका जीनी मादा है और फिर ये हमारा आरडीएनए भी इसके अंदर मुंतकिल हो चुका है। ऐसे बैक्टीरिया को हम
तब्दील शुदा मेजबान खलिया, यानी ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल कहते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल भी कहते हैं। तो ये था ट्रांसफेक्शन का तरीका। अगला तरीका है इलेक्ट्रोपोरेशन, इसके बारे में हम मुताला करें। तो बच्चों, पहला तरीका था ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था ट्रांसफेक्शन। आइए मुताला करते हैं तीसरा तरीका इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इस तकनीक में हम पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया को लेते हैं और इस कास्ट के जरिए पर ग्रोथ मीडियम पर हम इलेक्ट्रोड्स जोड़कर इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी से कनेक्ट करते हुए 2 से 5 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या फिर 2 से 5 मिली वोल्ट्स के इलेक्ट्रिक सप्लाई को फराहम करते हैं, बिजली को फराहम करते हैं। नतीजे में इस बैक्टीरिया के खलवी दीवार और खलवी झिल्ली पर मौजूद जो लिपिड्स के सालिमा होते हैं, लिपिड्स यानी चर्बी के जो सालिमा होते हैं, वो पिघल जाते हैं और इस मेजबान खलिये के खलवी दीवार और खलवी झिल्ली पर इस तरह से सुराख बन जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर पोर्स बन जाते हैं। अब इस कास्ट के जरिए पर हम आरडीएनए के सालिमा को डाल देते हैं, एक या फिर एक से ज्यादा आरडीएनए के सालिमा को हम डाल देते हैं। जैसे ये पोर्स खुल जाते हैं, चर्बी घुल जाती है या पिघल जाती है, तो एक रास्ता बन जाता है और इस रास्ते से गुजरते हुए हमारा आरडीएनए इस मेजबान खलिये के अंदर दाखिल हो जाता है। जैसे ही आप इस बिजली की फराहमी को बंद कर देते हैं, बिजली की सप्लाई को बंद कर देते हैं, ये जो चर्बी के पोर्स जो थे वो फिर से सूख कर खलवी झिल्ली और बैक्टीरियल खलवी दीवार को दोबारा बना लेते हैं। नतीजे में हमारा आरडीएनए जो बैक्टीरिया के बाहर था वो इन सुराखों के जरिए बैक्टीरिया के अंदर मुंतकिल हो गया है। अब इस बैक्टीरिया को हम ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल कह सकते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई भी हम कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब, वो है माइक्रो इंजेक्शन। ये एक अलग तरीका है जिसके जरिए हम आरडीएनए को मेजबान खलिये में मुंतकिल कर सकते हैं। माइक्रो इंजेक्शन, इस तरीके में हम एक स्लाइड पर बैक्टीरिया को लेते हैं जो हमारा मेजबान खलिया है, ये इसका जीनी मादा है। अब इस बैक्टीरिया में हम आरडीएनए को मुंतकिल करना है, तो आरडीएनए को हम एक माइक्रो सिरिंज में लेते हैं। ये एक माइक्रो सिरिंज है। इस माइक्रो सिरिंज में हम कसीर तादाद में आरडीएनए को लेते हैं। लेने के बाद एक होल्डर की मदद से हम इस बैक्टीरियल खलिये को होल्डर की मदद से पकड़े रखते हैं और इंजेक्शन इस माइक्रो सिरिंज को लेकर हम इस बैक्टीरिया के अंदर इसकी सुई नीडल को दाखिल करवाते हैं और फिर इस सिरिंज में मौजूद तमाम आरडीएनए को हम सिरिंज को दबाकर, यहां से प्रेशर लगाकर या दबाकर ये जो आरडीएनए इस सिरिंज में मौजूद है इसको बैक्टीरिया के अंदर हम दाखिल करवा देते हैं। नतीजे में ये जो मेजबान खलिया ई कोलाई था, ये इसका खुद का जीनी मादा है और एक या फिर एक से ज्यादा आरडीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। इसे हम ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल भी कह सकते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई या फिर रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल भी कहते हैं। तो ये था बच्चों माइक्रो इंजेक्शन का तरीका, जहां पर हम एक माइक्रो सिरिंज की मदद से हमारे आरडीएनए को उस माइक्रो सिरिंज में ले लेते हैं पहले, और फिर एक होल्डर की मदद से बैक्टीरिया को पकड़ते हैं और फिर इस इंजेक्शन की सुई नीडल को उस बैक्टीरिया के अंदर दाखिल करवा के इंजेक्शन को प्रेस कर देते हैं ताकि हमारा आरडीएनए उस बैक्टीरिया के अंदर आराम से जा सके। तो ये तरीका था माइक्रो इंजेक्शन। अगला है बायोलिस्टिक्स। तो
अगला तरीका है बायोलिस्टिक्स। तो इस तरीके में हम मेजबान खलिए को लेते हैं जो कि इकोलाई है, यहां पर ये इसका जीनी मादा है, और एक मशीन होता है बच्चों, यहां पर एक मशीन होती है जिसका नाम जीन गन है। तो ये है जीन गन। अब हम गोल्ड पार्टिकल्स यानी सोने के गोलनुमा टुकड़ों को लेते हैं या फिर टंगस्टन के बने पार्टिकल्स को लेते हैं। गोल्ड या फिर टंगस्टन धातु के बने हुए गोलनुमा टुकड़ों को लेते हैं और इस गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल के ऊपर हम आरडीएनए को जोड़ देते हैं इस तरह से। अब इस गोल्ड पार्टिकल्स को हम इस जीन गन के अंदर लोड कर देते हैं कसीर तादाद में, इस तरह से। तो अच्छा याद रखिए बच्चों, हर एक गोल्ड पार्टिकल के ऊपर या फिर टंगस्टन पार्टिकल के ऊपर कसीर तादाद में हमारे आरडीएनए लगे हुए हैं। जैसे इस जीन गन को यहां से प्रेस किया जाता है, ये जीन गन ये जो गोल्ड या फिर टंगस्टन पार्टिकल्स है इसको इस संत में फेंकते हैं। जिस तरह से बंदूक से गोली चलती है उसी तरह से ये टंगस्टन या फिर सोने से बने हुए पार्टिकल जो है हमारे आरडीएनए को लेकर इस बैक्टीरिया के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। और इस गोल्ड पार्टिकल के ऊपर क्या लगा हुआ है, वो है आरडीएनए। तो मैं यहां पर गोल्ड पार्टिकल को मेट रहा हूं, तो एक या फिर एक से ज्यादा आरडीएनए मेजबान खलिए में मुंतकिल हो जाते हैं। तो इस बायोलिस्टिक का तरीका आमतौर पर पौधों में आरडीएनए को मुंतकिल करने के लिए किया जाता है। मैं यहां पर इकोलाई बैक्टीरिया को लेकर बताया, लेकिन इकोलाई में भी किया जा सकता है, लेकिन खास तौर पर इस बायोलिस्टिक तरीके का इस्तेमाल पौधों में आरडीएनए को, नबाती खलियों में आरडीएनए को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पौधों में आरडीएनए को मुंतकिल करने के लिए हम एग्रोबैक्टीरियम का भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम, और वो टॉपिक का नाम है एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ये 5th चैप्टर में आपको पढ़ना है, वहां पर तफसील से इसको आप पढ़ेंगे। थैंक यू।